क्या जल्दी सोना, मुझे तो 2 बजे सोना। रात को सीट कितने बजे मेल करता हूँ मैं? 2:30 बजे, 3 बजे। कहाँ गए ये दुष्ट? कमेंट दिखाओ इनके, कचरा गैंग के। चीयर्स। आज मैंने नई ब्रांड खोली है बच्चों। अजय प्रजापति जी, नहीं करूंगा मांगे पूरी तुम्हारी, चाहे मांग भरनी पड़े। चलो, अंगूर खाओगे दोस्त? बच्चों कैसे हो आप? नहीं, मैं तो ठीक हूं भाई। ओजस जी, आपका कमेंट आ रहा है। सर मैच छोड़ के आ रहा हूं। मैच में क्या चल रहा है भाई? देखे बच्चों, हमने त्रिकोणमिति नामक दूषित चैप्टर खत्म कर लिया है। त्रिकोणमिति में 5 सीट थी, हमने पूरी करी। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास के बोर्ड में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, 10th क्लास के बोर्ड में। इससे बोर्ड के पेपर में भी एक सवाल आता है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की मेरे भाई मैं केवल एक ही शीट कराऊंगा। इस पूरे चैप्टर की एक ही शीट है और 60 सवाल कराऊंगा। 60 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी कि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही शीट है। मैं आपको बताता चलूं कि जो हम बोर्ड में 10th क्लास में जो भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, जितने भी टाइप के सवाल होते हैं, बादल वाला सवाल, सीढ़ियों वाला सवाल, सिड्डी वाला सवाल, एलिवेशन एंगल, डिफरेशन एंगल मेरे प्यारे भाई, उसके बाद पतंग वाले सवाल, उसके बाद लाइट वाला सवाल मेरे प्यारे भाई, जहाज वाले सवाल, वो सारे ही टाइप के, पेड़ के टूटने वाला सवाल, घर वाले सवाल, इमारत वाले सवाल, ये सारे के सारे टाइप के सवाल आपको एज इट इज जो 10वीं बोर्ड में था, वो सारे के सारे टाइप आपको पढ़ने हैं। कोई भी पेपर में आ सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले हम बेसिक समझेंगे। कौन सी अल्ताफ? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, फिर बेसिक के बाद हम जो है क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले एलिवेशन एंगल क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि एलिवेशन एंगल क्या होता है। एलिवेशन एंगल क्या होता है? देखो मेरे भाई, एलिवेशन एंगल समझिएगा। जैसे ये मेरी आंख है, मेरे माथे में भगवान ने आंख दी है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी प्यारी आंखें देने के लिए। तो जैसे मेरे भाई, ये मेरी आंख है, आंख है। अब आंख के सामने की जो लाइन होती है, आंख के बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट या हिंदी में दृश्य रेखा, दृश्य रेखा, ठीक है बच्चों। तो जैसे मेरी आंख है, तो मैं आंख के सामने बिल्कुल देखूंगा तो ये होते हैं लाइन ऑफ साइट, आंख की सीध, देसी भाषा में आंख की सीध। अगर कोई वस्तु मेरे प्यारे भाई सपोज आंख की सीध के ऊपर रखी है, ये कोई मेरे प्यारे भाई कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है मेरे प्यारे भाई जो आंख की सीध के ऊपर रखी हुई है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, और जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं मेरे भाई, ये मेरी आंख की सीध है,
और मेरे स्टूडियो में मेरे सामने एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। तो अगर मैं एसी को देखूंगा तो कैसे देखूंगा? मुझे अपनी गर्दन को ऐसे उठा के देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्लियर है? तो अगर ऐसे देखना पड़ेगा तो ये समझिए कि ये हमारी आंख है और मैं इस वस्तु को देख रहा हूं। तो ये जो एंगल बनेगा मेरे भाई, ये जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट के बीच में, सॉरी लाइन ऑफ साइट ये नहीं, सॉरी ये गलत बता दी मैंने, ये जो एंगल बनेगा इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन एंगल। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट होती है बच्चों, ये होते हैं लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट है। हिंदी में इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है। सॉरी, एलिवेशन एंगल को हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। एलिवेशन एंगल को हिंदी में इसका नाम है उन्नयन कोण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। थीटा दे दिया सपोज मैंने इसका नाम थीटा। तो सपोज मेरे प्यारे भाई ये मैं खड़ा हूं, ये मेरी आंखें हैं, आंखों के जस्ट सामने जो लाइन खींचेंगे इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। बिल्कुल जो आंखों के सामने बिल्कुल सीधी लाइन खींची जाएगी इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मेरे स्टूडियो में मेरे यहां सामने एसी लगा हुआ है, तो मैं एसी को ऐसे देखूंगा आंख उठा के, तो एसी को और मेरी आंख को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और आपकी इस लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो कोण बनता है इसे ही हम एलिवेशन एंगल कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु आंख की सीध के ऊपर ऐसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो एलिवेशन एंगल बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण। दूसरा होता है मेरे भाई डिप्रेशन एंगल। शीट बना दिए मैंने, अपडेट कर दिया है शीट को। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे डिप्रेशन एंगल। हिंदी में इसको कहते हैं अवनमन कोण। हिंदी में बच्चों में इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए डिप्रेशन एंगल क्या होता है? डिप्रेशन एंगल क्या होता है बताइएगा। सपोज मेरे प्यारे भाई ये आपकी आंख है, ये मेरे दोस्तों आंख है। आप बोलोगे सर खूबसूरत आंख, ठीक है जी। और ये मेरे प्यारे भाई ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, आंख के सामने की बिल्कुल सीधी रेखा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हिंदी में क्षैतिज रेखा, हिंदी में प्यारे दोस्त इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई, ध्यान सुनेगा, ये मेरी आंखें हमारे माथे में, आंखों के सामने जस्ट एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मेरे सामने स्टूल है, स्टूल पे मेरी किताब रखी हुई है कॉन्सेप्ट किंग वाली। तो अगर मैं अपनी किताब को देखूंगा तो कैसे देखूंगा? ऐसे, गर्दन झुकाना पड़ेगा ऐसे। तो गर्दन झुकाएंगे तो जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा उसे ही हम लोग डिप्रेशन एंगल कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ रखी है, अगर कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ रखी है, अगर कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ रखी है, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे भाई इस तरीके से, जब मैं इस वस्तु को देखूंगा तो ये जो एंगल बनेगा मेरे भाई एल्फा, इसे ही हम लोग डिप्रेशन एंगल कहते हैं, इसे ही हम डिप्रेशन एंगल कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया मेरे भाई लाइन ऑफ साइट। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? ओके, इधर बना लेते हैं ना वस्तु को। ठीक है भाई, तो यानी कि एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल मेरे प्यारे भाई क्या है? एलिवेशन एंगल तब बनेगा अगर कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ रखी है तो एलिवेशन एंगल, नीचे की तरफ बनी है तो डिप्रेशन एंगल। समझ में आया? मुझे लगता है मेरे भाई समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो दोस्त, जैसे ये मेरे भाई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे आपकी आंख है, ये आंख है, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। सपोज यहां पे मेरे भाई हमारी इस तरीके से एक किताब रखी हुई है, यहां पर इस तरीके से ये बुक रखी हुई है, और आप इस बुक को देखते हो इस तरीके से, तो ये बनेगा मेरे भाई क्या, एल्फा, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन एंगल। तो अगर ये डिप्रेशन एंगल है, यहां से मेरे भाई अगर मैं यहां से एक सीधी रेखा ऐसे खींच देता हूं, सीधी रेखा, एक सीधी रेखा खींच देता हूं, तो देखो ये दोनों लाइन जो होंगी पैरेलल होंगी, समांतर, ये दोनों लाइन समांतर होंगी, ये दोनों लाइन समांतर होंगी। तो आपको समझना चाहिए कि अगर ये कोण एल्फा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी एल्फा ही बनेगा। अगर ये एंगल एल्फा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी एल्फा ही बनेगा। समझ में आया? ठीक है। तो डिप्रेशन एंगल होता ये वाला है, डिप्रेशन एंगल बच्चों होता ये वाला कोण है एल्फा। लेकिन जब हम सवालों की कैलकुलेशन करेंगे तो सवालों की कैलकुलेशन में ये हम एल्फा इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। बोलो, आप बोलोगे वेरी गुड, ऑस्कर गोस टू यू। अब आगे चलते हैं। तो सभी को एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल समझ में आया? नाउ हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो चैप्टर है, बस बढ़िया है। हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, ये बस 3 राइट एंगल ट्राइंगल पे चलता है। अगर आपने ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल अच्छे से समझ लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। पहला है 45 45 90, पहला है मेरे भाई 45 45 90। ठीक है जी। अब सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, सब लोग सुनते रहिएगा। मैंने बच्चों आपके सामने इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमने आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाया है। नाम मैं इसको दूंगा, गोरा नाम दूंगा एबीसी। हमने आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एबीसी, जिसमें ये वाला जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री का है। भाई हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है एबीसी, जिसमें एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चे? तो अगर इस समकोण त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इक्वल हैं, इक्वल, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर बनेंगे, ये दोनों कोण भी इक्वल होंगे। भाई किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों का योग भी 90 बचेगा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो बाकी दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा। तो ये हो गया जी 45 45 90। अगर 45 45 90 त्रिभुज है, दो कोण बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर होंगी। मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये वाली साइड 1 यूनिट है, अगर ये साइड 1 यूनिट है तो ये साइड भी 1 यूनिट ही होगी, 1 यूनिट ही होगी। अगर ये साइड 1 यूनिट है, ये साइड 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस से ये क्या आएगा, 90 डिग्री के सामने अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 1 2, रूट 2। तो ये साइड कितनी आ जाएगी, रूट 2 यूनिट, रूट 2 यूनिट आ जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि अगर ये साइड 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 90 डिग्री के सामने रूट 2 यूनिट होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण 45 45 90 डिग्री हैं, अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण 45 45 90 डिग्री हैं, तो उस त्रिभुज को तीनों भुजाओं का अनुपात 1:1:1 होगा। उस त्रिभुज की तीनों साइड का जो रेशियो है वो 1:1:2 होगा। क्या बात को समझे? अगर किसी ट्राइंगल के तीन कोण 45 45 90 डिग्री हैं, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, भाई मैंने ये मान लिया कि माना ये 1 यूनिट है, अब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो 90 डिग्री के सामने रूट 2 आएगा।
ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज के कोण 45 45 90 तो उसकी साइड का रेशियो 1:1:√2 होगा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं, आप ये समझिए, मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये कोण 90 है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये x है तो ये भी x होगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? अगर ये 1 है, ये 1 है, तो √2 गुना होगा, √2 गुना, ये साइड आएगी √2x, ये भुजा √2x आएगी, √2x। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई ये वाली भुजा 14 सेंटीमीटर है, ये भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? ये वाली, ठीक है, बिना साइन कॉस टेन लगाए निकालना है। ये 45 45 90 ट्राइंगल है, ये 14, ये कितना होगा? 45 डिग्री के सामने 14 सेंटीमीटर है, 45 डिग्री के सामने 14 है, तो 90 डिग्री के सामने ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ये √2 यूनिट होगा, √2 गुना, यानी कि आएगा 14 √2 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा? 14 √2 सेंटीमीटर। सीधा लिखना है आपको, 14 √2 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। अब ऐसे ही अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि भाई ये 45 45 90 ट्राइंगल है, और ये साइड जो है आपकी, ये साइड जो है मेरे भाई आपकी 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ ये कितना होगा? ये भुजा कितनी होगी? बताइए जल्दी से, फटाफट। तो अगर ये 45 45 90 ट्राइंगल है, 32 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1:√2। तो 90 डिग्री के सामने अगर ये √2 है, √2 यूनिट की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है, आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 1 यूनिट कितना आएगा भाई? अगर 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 32/√2। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 32/√2 सेंटीमीटर। ये √2 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट कितना आएगा? √2 बटे में आ जाएगा, √2 बटे में आ जाएगा। अब 32 को √2 से भाग देना, 32 का मतलब 16 दूनी 32, 32 का मतलब 16 दूनी 32। अब 2 को √2 से भाग दीजिए, √2, तो 16 √2 सेंटीमीटर, तो 16 √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया? 16 √2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दूसरा आपको समझना है मेरे भाई, 30 60 90, 30 60 90 बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 60 90 सबसे ज्यादा, मैं अगर कहूं कि पेपर में अगर किसी पर सवाल आते हैं तो इसी पे आते हैं। मेरे दोस्त, हमने आपके सामने और बड़ा बना ले क्या? हमने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC। हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC, ठीक है बच्चों, जिसमें ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है बच्चे, और ये क्या है? ये 60 डिग्री का कोण है ना? तो 30 डिग्री छोटा कोण है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा भी छोटी होगी। 60 डिग्री बड़ा कोण है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा थोड़ी बड़ी होगी। इतना क्लियर है? तो मुझे बताओ, अगर किसी ट्राइंगल के तीन एंगल 30 60 90 डिग्री हैं, तो उस ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का रेशियो क्या होगा? अगर किसी ट्राइंगल के तीन एंगल 30 60 90 डिग्री है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? आप कुछ भी लगा लो जो आपको पसंद आए। आप 10 लगा लीजिए मेरे भाई, 10 30 डिग्री क्या होता है? अगर मैं यहां पे 10 लगा लेता हूं, आप 10 30 डिग्री लगाओ, 60 डिग्री साइन कॉस कुछ भी लगाओ, हर किसी से आ जाएगा।
टेन होता है लंब बटे आधार। अब ये 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी, तो टेन 30 डिग्री आएगा भैया बीसी बटा ए बी। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। टेन 30 डिग्री, टेन बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। अब टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। 1/√3 आ जाएगा मेरे भाई बीसी बटा ए बी। ये 1/√3 आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं आएगा? यानी कि साइड बीसी से ए बी का जो रेशियो होगा वो 1/√3 आएगा। मैंने यहां पे 10 लगा दिया, तो 10 लगाते ही साइड बीसी से ए बी का रेशियो 1/√3 आएगा। यानी कि अगर बीसी 1 यूनिट है तो ए बी √3 यूनिट है। अगर साइड बीसी 1 यूनिट है, 1 यूनिट, तो ए बी √3 यूनिट है। ए बी जो है वो √3 यूनिट है मेरे भाई। यानी कि आपको एक बात समझ जानी चाहिए, साइड बीसी से ए बी का रेशियो एक रेशियो √3 होगा। अगर ये 1 है तो ये √3 है, अगर ये x है तो ये √3x है, अगर ये कचरा है तो ये √3 कचरा है, अगर ये नेता है तो ये √3 नेता है, अगर ये 100 है तो ये 100 √3 है। यहां जो भी होगा 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना लिखा जाएगा। 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना लिखा जाएगा। अगर हम पाइथागोरस लगा लें, ये 1 है √3 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 4 का √2। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 4, 4 का √2, यानी कि आ जाएगा मेरे भाई 2 यूनिट। बोलो बात को समझे, ये 2 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आया, वेरी गुड। ठीक है जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो आ गया। मैं मिटा दूं, मैं साथ साथ कारण भी बता रहा हूं। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की तीन एंगल 30 60 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट आएगा, 60 डिग्री के सामने √3 आएगा और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट आएगा। ये ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो होगा, 1:√3:2। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 30 60 90 डिग्री है, तो उसकी तीनों साइड का रेशियो 1:√3:2 होगा। शोभित सर समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो बेटा रट ले, अब ना आवे समझ में। सर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखते हैं? ये क्या होता है, वेब सीरीज है क्या? नहीं आई है? हम्म, मुझे केवल फिल्म देखना पसंद है, वायलेंस फिल्में, मार काट वाली है ना, ये कट 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 ब्लड ब्लड निकल रहा है, ये हाथ उखाड़ दिया, ये सब मुझे ये सब फिल्में बढ़िया लगती हैं। वायलेंस, एक्शन, गर्दन उखाड़ दी, घूसा मार के दांत निकाल दिए, मार्को जैसी ऐसी। आईसीसी मतलब क्रिकेट? अच्छा क्रिकेट है, ओ क्रिकेट है ये। तो सर केजीएफ तो देखी होगी। नेम ए फिल्म आई हैड वॉच्ड इट। हर फिल्म देखी है मैंने, जो भी फिल्म बढ़िया रिलीज होती है मैं तुरंत देख लेता हूं, समझे? मैं बैच में पढ़ा भी लेता हूँ, सीट भी बना देता हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ा देता हूँ, घूम भी आता हूँ, देश भी घुमाता हूँ, विदेश भी घुमाता हूँ, फिल्म भी सारी देखता हूँ, अप टू डेट रहता हूँ, न्यूज़ भी देखता हूँ, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव, ट्वीट भी कर देता हूँ। देखा कितने काम कर रहा हूँ। और तुम ना गधा हैं,
कितना काम कर देता हूं मैं अकेले। चलिए, तो यानी कि अगर किसी ट्रायंगल के तीन एंगल 30, 60, 90 डिग्री हैं, तो उसकी भुजाओं का रेशियो 1:√3:2 होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 30 डिग्री के सामने x है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3 गुना √3x। 90 डिग्री के सामने 2x, यानी कि 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने उसका दुगुना होगा। 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने उसका दुगुना होगा। अब मैं आपसे यह पूछ लूं मेरे भाई, ये बताइए कि ये जो साइड है, ये 17 सेंटीमीटर है, 17। तो ये भुजा कितनी होगी ये वाली बताओ। अगर 30 डिग्री के सामने 17 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना 17√3 होगी। अगर 30 डिग्री के सामने 17 है, तो मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा? तो सीधा बताना उछल के। 30 डिग्री के सामने 17 है, तो 90 डिग्री के सामने दुगुना आएगा 34, ये 34 आएगा, 34, ये 34 आएगा। समझ में आया? क्लियर दोस्त? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि ये 24 है, ये भुजा 24 है, जल्दी से बताना ये साइड कितनी होगी? ये साइड कितनी होगी जल्दी से? ये कितनी होगी? आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3। अगर √3 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है मेरे भाई, 24 है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ, सोचो। 60 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3। अगर √3 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? एक की वैल्यू आएगी बेटा, अगर 1 यूनिट निकालना है, 24/√3। अब 24 को √3 से भाग दो, 8×3 = 24, 3 को √3 से भाग देंगे, 8√3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8√3 सेंटीमीटर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8√3। आ गया? आपसे पूछा 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने दुगना होगा। अगर 30 डिग्री के सामने 8√3 है, तो 90 डिग्री के सामने दुगना होगा 16√3। 16√3 आ गई, 16√3 हो गया शो। हम्म, समझ में आया? 16√3 क्लियर है? अरे घोंचो, 16 नहीं होगा, 16√3 आएगा ये। चले, एक और बताना जरा आप मुझे। मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो है 62 है, 62 सेंटीमीटर है, तो ये साइड कितनी होगी बताना जल्दी से। ये कितनी होगी फटाफट बताना आप, फटाफट। करो।
आया? तो मेरे भाई आपको समझना चाहिए कि ये 30 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 62 सेंटीमीटर है तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, एक की वैल्यू 31 सेंटीमीटर आएगा, ये 31 आ गया। और 60 डिग्री के सामने होता है √3 गुना, तो ये कितना आएगा? 31 √3 सेंटीमीटर। 31 √3 होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? आप बोलोगे हाँ जी सर आ रही है। ये चीज ना आपको जल्दी जल्दी करनी है मेरे भाई, ये चीज ना आपको मेरे दोस्तों यहां पर जल्दी जल्दी करनी है। अब जैसे इस तरीके से आ जाए, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है जी। अब मुझे बताना, मैं कहता हूं ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए ये कितना आएगा जल्दी से। ये 60 डिग्री के सामने मैं कहता हूं ये 28 √3 सेंटीमीटर है, थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये 60 डिग्री के सामने 28 √3 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा? ये आ गया, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताओ। तो आपको कुछ लगाना नहीं कि साइन कॉस टेन लगाओ, बिना कुछ करे रेशियो याद होना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3। अगर √3 की वैल्यू 28 √3 सेंटीमीटर है, अगर √3 का मान 28 √3 है, तो एक की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? 90 डिग्री के सामने आपसे पूछा है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, अगर 1 यूनिट 28 सेंटीमीटर है तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, 2 की वैल्यू 56 सेंटीमीटर, ये 56 आ जाएगा, बात खत्म। अगर एक की वैल्यू 28 है तो 90 डिग्री के सामने 2, 2 की वैल्यू 56, मुझे लगता है आप कर लोगे। नेक्स्ट और लास्ट ट्राइंगल है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलो पता तो होना ही चाहिए। 15 75 90, 15 75 90 डिग्री, ये। तो मेरे दोस्त आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ये वाला एंगल 15 डिग्री का है, ये 75 डिग्री का है, और ये मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री का है। तो 15 75 90 हो गया, ठीक है ना? तो अब आप मुझे बताएं कि अगर ये 15 75 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल की साइड यानी कि भुजाओं का रेशियो क्या होगा? करिए। देखो दोस्त, हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब जो मर्जी आप वो लगा लो, जो मर्जी आप वो लगा लो, जैसे आप यहां पे टेन लगा लीजिए, टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री लगा लो। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। 15 डिग्री के सामने बीसी परपेंडिकुलर है और आपका ए बी बेस है। अब टेन 15 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 15 डिग्री होता है √3 - 1/√3 + 1, ये वाला लेते हैं ना, क्योंकि दो भुजाओं का रेशियो निकालना है। टेन 15 डिग्री √3 - 1/√3 + 1 बराबर बीसी बटा ए बी, बराबर बीसी अपॉन ए बी। ये टेन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। टेन 15 डिग्री का मान मैंने लिखवाया ना, बीसी टेन 15 डिग्री √3 - 1/√3 + 1, यानी कि साइड बीसी से ए बी का रेशियो ये होगा, बीसी से ए बी का रेशियो, यानी कि अगर बीसी √3 - 1 यूनिट है तो ए बी √3 + 1 यूनिट होगा। अगर बीसी √3 - 1 यूनिट है तो ए बी जो होगा 75 डिग्री के सामने ज्यादा बड़ा है, 75 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी होगी, तो ये √3 + 1 यूनिट होगा, ये रेशियो आएगा। अच्छा, 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने आएगा √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस से ना a - b² a + b² क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a² + b², 3 और 1 4, अभी तो ये आ जाएगा 2√2। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 2√2 यूनिट। पाइथागोरस से 4 का √2 आ जाएगा 2√2 यूनिट, तो ये आ जाएगा जी 2√2 यूनिट। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर 2√2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना? √3 - 1 का a - b² + a + b² क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a² + b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, ये आ गया, खेल खत्म।
2√2 यूनिट। ठीक है जी। तो यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल 15, 75, 90 है तो 15 डिग्री के सामने वाली साइड √3 - 1, 75 डिग्री के सामने वाली साइड √3 + 1, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2√2। 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2√2, ये रेशियो आएगा। ये रेशियो है 15, 75, 90 का। हाँ, याद करना बेटा। SSC कंप्लीट कोचिंग रोहन। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट जानने हैं। कॉन्सेप्ट और भी हैं पर वो आगे बताऊंगा। पहले हम इस पर बेस सवाल करेंगे। शीट आज ही अपलोड हो जाएगी। शीट में 60 क्वेश्चन है। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 बताइए। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 ऑफ इट्स हाइट, फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। बहुत सारे लोगों को इस सवाल की लैंग्वेज समझ नहीं आती। बचपन से इस सवाल देखते आ रहे हैं पर लैंग्वेज समझ नहीं आया। देखो, बोला है द शेडो ऑफ वर्टिकल टावर, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया। टावर हो, बिल्डिंग हो, पेड़ हो, इमारत हो, सब सीधे खड़े होते हैं। एक टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। सन का, सूरज का एलिवेशन एंगल क्या है? आप देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जैसे मेरे प्यारे भाई ये हमारी जमीन है, और जमीन पे मेरे प्यारे भाई ये समझिए इस तरीके से टावर खड़ा है। मान लीजिए जमीन पे इस तरीके से ये टावर खड़ा है। टावर, अरे यार, ये टावर खड़ा है। टावर, तो जमीन है और ये टावर खड़ा है। क्लियर है ना? अब यहां पे सूरज निकलेंगे, यहां पे निकलेंगे सूरज देवता। और सूरज से किरण निकलती, प्रकाश की किरण, लाइट निकलती है। अगर टावर इस तरीके से खड़ा है तो आप मुझे बताइए, सूरज की जो लाइट है ऐसे बिल्डिंग के ऊपर से पड़ेगी, ऐसे बिल्डिंग के ऊपर से, और यहां आके जमीन पे टकराएगी। यहां के जमीन पे टकराएगी, ऐसी टकराएगी। आप बोलोगे यहां से, जब जमीन पे यहां पे टकराएगी मेरे प्यारे भाई, तो ये अंधेरा रहेगा। ये जो मैं ग्रीन ग्रीन दिखा रहा हूं ये अंधेरा रहेगा, यानी कि ये इस टावर की परछाई बन जाएगी। ऐसी होता है ना, ऐसी होता है। और टावर सीधा खड़ा है मेरे भाई ये 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है जी, समझ में आया मेरे भाई? तो जब यहां सूरज का ये किरण ऐसे आएगी तो जमीन पे यहां टकराएगी, तो आगे तो सूरज की लाइट होगी, लेकिन यहां तो सूरज की किरण पहुंच ही नहीं पाई ना, क्योंकि ये टावर ने रोक दी। तो ये इस टावर की शेडो बन जाएगी, ये शेडो होगी। और सवाल में बोला है टावर की जो शेडो है वो टावर की हाइट का √3 गुना है। टावर की शेडो टावर की हाइट का √3 गुना, यानी कि अगर टावर की हाइट यहां पे 1 है, अगर मैं टावर की हाइट 1 मानता हूं, तो शेडो √3 गुना है। 1 का √3 गुना, यानी कि शेडो की लंबाई √3 है। ये शेडो की जो लंबाई बनी है वो √3 बनी है। आप बोलोगे यस सर। तो आपसे पूछा सन का एलिवेशन एंगल, तो ये जो एंगल है यही तो सन का एलिवेशन एंगल है, यही सूरज का एलिवेशन एंगल है। अब बताओ ये कितना होगा? सबको साफ साफ दिख रहा है 30 डिग्री का, कि 30 डिग्री के सामने 1 होता है, ये √3 है। 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3। तो केवल आंसर मत निकालना सीखो, उसका कॉन्सेप्ट भी समझो। 30 डिग्री आएगा। ये 30, 60, 90 ट्राइंगल बना। 1√3 देख के समझ जाओ। 30, 60, 90, 30 के सामने 1, और ये होगा 60 डिग्री। 60 के सामने आता है √3, तो एलिवेशन एंगल जो आएगा वो 30 डिग्री का आएगा। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 2। सन का एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, सन ऊपर है, आंखों की सीध से ऊपर है सन।
मजा आया? बहुत मजा ले रहे हो। चलो करके बताओ। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। अई भगवान उठा ले। अरे मुझे नहीं, मुझे परेशान करने वालों को। करो भाई। जी। 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 है। सूरज का एलिवेशन एंगल क्या है? ये पेड़ है मेरे भाई, और ये पेड़ की छाया है। पेड़ की ऊंचाई है 45 मीटर, और छाया की जो लंबाई है वो 15√3 मीटर है। छाया की लंबाई 15√3 मीटर। आपसे पूछा है सन का एलिवेशन एंगल। इस तरीके से ये सन आ रहा होगा ना, इस सन का एलिवेशन एंगल आपसे ये पूछा है थीटा। ठीक है ना? तो 60 डिग्री आ रहा है। आ गया सभी बच्चों का √3 के कंसेप्ट। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप ये दिखाओ भाई, ये थीटा के लिए मान लीजिए थीटा निकालना है ना, लंब है या आधार है। तो अगर मैं टेन थीटा लगाता हूं तो क्या आएगा? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब 15 से 45 तीन बार जाएगा, तीन को √3 से भाग देंगे √3। अगर टेन थीटा √3 हो रहा है तो थीटा 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री ये आ गया। ये बेसिक है। सीधा देखोगे कि भाई ये अगर 15√3 है तो √3 गुना हो रहा है। 15√3 को √3 से गुणा करो 45। ठीक है भाई। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, 15√3 का और 45 का, तो रेशियो लेता हूं तो ये 1 और √3 आ जाएगा रेशियो। और √3 के सामने क्या होता है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया, ये डायरेक्ट हो गया। आइए कर लोगे ना ऐसा सवाल तो? यस। एक और बनाएंगे, तीसरा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। जो जो बोला गया है मेरे भाई नियरेस्ट चीज के लिए, जो बोला गया दीवार के लिए, जो उससे 2.42 मीटर दूर है। दीवार जो है लड़की से 2.42 मीटर दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सन का एलिवेशन एंगल क्या है? आप इस समझिए कि भैया ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है जिसकी लंबाई है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर इस लड़की की लंबाई है। अब लड़की एक सूरज को देखती है।
लड़की जो सूरज को देखती है क्या 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से, ये दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार की लंबाई है 3.62 मीटर। ये मेरे प्यारे भाई गर्ल है जो 1.2 मीटर लंबी है। अगर गर्ल 1.2 मीटर लंबी बोले तो गर्ल की आंखें यहां होंगी उसके सर में 1.2 मीटर की हाइट पर। यह दीवार है, तो लड़की दीवार के ऊपर से सूरज देखती, तो जैसे यहां सूरज देवता निकले हुए हैं, सन निकला हुआ है, तो लड़की आप मुझे बताओ 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। ए गर्ल 1.2 मीटर टॉल कैन जस्ट सी, कैन लगा हुआ, कैन जस्ट सी का मतलब कि लड़की जो है सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से जस्ट देख सकती है। जस्ट ये होता है मेरे भाई जस्ट देखने का मतलब, जस्ट यानी कि ये जो लाइन है इस दीवार को जस्ट यहां करती हुई जा रही है, लाइन ऑफ साइट। अगर सूरज थोड़ा सा नीचे हो जाए तो देख नहीं पाएगी। अगर सूरज थोड़ा सा नीचे होता, सपोज यहां, तो मेरे प्यारे भाई लड़की सूरज को नहीं देख पाएगी, दीवार की ओटक में छुप जाएगा सूरज। लड़की जो है सूरज को जस्ट देख पा रही है, देख सकती है, यानी कि ये लाइन ऑफ साइट यहां ऐसे जा रही होगी। समझ में बात? आपसे पूछा है सन का एलिवेशन एंगल क्या है। अब सन का जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये सन का एलिवेशन एंगल होगा। ये तो होता है एलिवेशन एंगल। वो आप देखिए मेरे भाई, अगर ये 1.2 मीटर है तो इसके सामने वाली ये जो लेंथ है इसके सामने वाली, ये भी तो 1.2 मीटर ही होगी। अगर ये 3.62 है, दीवार की हाइट है 3.62 है, ये 1.2, तो कितना बचा? 3.62 में 1.2 घटाएंगे 2.42 बचा। 3.62 में से 1.2 घटाएंगे 2.42 बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल बोला है ये जो दीवार है, गर्ल कैन सी सन ओवर ए 3.62 मीटर टॉल विच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर। ये जो दीवार है लड़की से 2.42 मीटर की दूरी पर है। अगर ये 2.42 मीटर की दूरी है तो इसके सामने ये भी 2.42 आएगा, ये भी 2.42 आएगा। अब आप इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से अगर आप देखोगे, ये भी 2.42 आ रहा है, ये भी 2.42 आ रहा है। हालांकि चित्र थोड़ा अटपटा सा बना पर ये दोनों साइड बराबर है। अगर राइट एंगल में दोनों साइड बराबर हैं तो यानी कि ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का ये कोण होगा, डी ऑप्शन। ये कोण 45 डिग्री का होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आगे चौथा पांचवा, दो सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। अगला टाइप ये बताइए, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया ये सवाल। देखो अगला टाइप आ गया भैया, ये हो गए सन के, बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। 3 क्वेश्चन हुए, सन का एलिवेशन एंगल निकालने पे। अब टाइप चेंज हो गया। अब मेरे प्यारे भाई ये सवाल होगा खंबे और उसकी परछाई पर। देखिए, ए वर्टिकल पोल ऑफ 28 मीटर हाइट कास्ट्स ए 19.2 मीटर लॉन्ग शेडो। 28 मीटर ऊंचा एक खंबा है, उसकी छाया की लंबाई 19.2 है। बोले उसी टाइम पर मतलब सेम, सूरज की पोजीशन फिक्स है, परछाई बनती है सन सूरज की वजह से। अगर हम सेम टाइम की बात करें तो सेम टाइम पे सन का एलिवेशन एंगल बराबर होगा। उसी टाइम पर 52.5 मीटर हाइट के एक दूसरे खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी? एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाई अनोदर पोल ऑफ 52.5 मीटर हाइट। अब आप ये समझिए कि जैसे मेरे दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरे प्यारे भाई आपका एक सेकंड, ये समझिए जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरे भाई आपका एक खंबा है, आप ये समझिए कि 28 मीटर ऊंचा एक खंबा है, यहां सन निकला हुआ है, तो इस सन से जब एक किरण जाएगी तो यहां से टकराएगी, तो ये बनेगी शेडो, इसकी शेडो बनेगी। शेडो की लंबाई जो है वो 19.2 मीटर बन रही है, शेडो की लंबाई। ये सन का एलिवेशन एंगल है। बिल्कुल ऐसा ही एक और केस है,
52.5 मीटर हाइट का एक और दूसरा टावर है, उस टावर की शेडो कितनी होगी? तो देखिए शेडो अगर सेम टाइम की बात कर रहे हैं तो यहां दो ट्रायंगल बन जाएंगे ऐसे। आप ये देखिए, ये इस एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, बेस है। तो अगर जब थीटा सेम रहेगा, सन का एलिवेशन एंगल सेम रहेगा, जब सन का एलिवेशन एंगल सेम रहेगा तो टेन थीटा इक्वल आएगा। यानी कि परपेंडिकुलर बेस का रेशियो बराबर होगा। यानी कि अगर एक 28 मीटर ऊंचा टावर है, इसकी शेडो बननी है 19.2 मीटर लंबी, जो ये रेशियो होगा सेम वही रेशियो ये भी बनना चाहिए। एक टावर 52.5 मीटर ऊंचा है, तो 52.5 मीटर ऊंचे टावर की शेडो कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क। तो आप रेशियो को बराबर कर दीजिए, है ना। टावर की हाइट बटे शेडो की हाइट, दूसरे में टावर की हाइट बटे शेडो की हाइट, टेन थीटा, बेसिकली टेन थीटा को बराबर कर दो। तो किससे जाएगा मेरे भाई ये? अभी 7 से, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49 और 3 7 पंजे 35। 4 से जाएगा मेरे भाई 4.8। तो क्वेश्चन मार्क आएगा 4.8 गुणा 7.5, 7.5 का मतलब 15/2। 2 से 4.8 काटेंगे 2.4 बार, तो ये 36 सेंटीमीटर। 15 गुणा 2.4 36 मीटर आ जाएगा, सॉरी 36 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात समझ में आई है। एकदम आसान से सवाल था। आगे चलेगा। सवाल है आपके सामने एक और ऐसा ही, पांचवा बनाइए। बिल्कुल ऐसा ही करें। मजा है सवाल करके। ऐसा सवाल ना रेलवे के पेपर में भी बहुत आया है। कुछ नहीं है, टावर की हाइट बटे शेडो बराबर कर दो बस रेशियो को, क्योंकि टेन थीटा इक्वल रहेगा, सन का एलिवेशन एंगल सेम रहेगा मेरे भाई। यहां देखिए, ए पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल। एक आदमी मॉल के पास सड़क पे खड़ा है। ही वॉज 1215 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल। मॉल से आदमी 1215 मीटर दूरी पर है। एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे दैट टॉप ऑफ ए ट्री which is in between him and mall was exactly in line of sight with the top of mall। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे ना इस सवाल को पढ़कर इसका डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे। सवाल की लैंग्वेज मैटर करती है। जैसे ये हो गया बेटा सड़क, ये सड़क है, सड़क है, समझ में आया? ये सड़क है मेरे भाई। इसे इस सवाल में आदमी की लंबाई कुछ नहीं बोली गई, तो आप ये मान के चलेंगे आदमी जो है उसकी हाइट बिल्कुल 0 है, आदमी की कोई हाइट नहीं है, मान के चलेगा। तो एक आदमी एक मॉल के पास खड़ा है, एक आदमी मॉल के पास खड़ा है और मॉल से 1215 मीटर दूरी पर है। ठीक है, ओके। तो आप ये मान लीजिए मेरे भाई कि ये एक मॉल है। आप ये मान लीजिए कि ये एक मॉल है, दिस इज मॉल, ये शॉपिंग मॉल है। ये शॉपिंग मॉल का मेरे प्यारे भाई टॉप है, ये शॉपिंग मॉल का टॉप है, ठीक है ना। तो आदमी जो है यहां है सड़क पर, आदमी यहां पे खड़ा है मेरे दोस्तों, ये सड़क पर आदमी खड़ा है, ये आदमी हो गया। तो आदमी जो है मॉल से कितनी दूरी पर है? 1215 मीटर। आदमी और मॉल, ये आदमी है ये मॉल, इनके बीच की दूरी 1215 मीटर है टोटल। अब ध्यान सुनिएगा, ही वॉज 1215 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज इन बिटवीन हिम एंड मॉल। अब उस आदमी के और उस मॉल के बीच में एक पेड़ है मेरे भाई, इस तरीके से पेड़ है। उस आदमी के बीच में, अभी मेरे भाई आदमी और उस मॉल के बीच में इस तरीके से पेड़ है, ये पेड़ है मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। आदमी के बीच में और मॉल के बीच में इस तरीके से पेड़ है। आदमी मॉल के टॉप को देख सकता है, आदमी और मॉल के बीच में एक पेड़ है। ए मैन कैन एबल टू सी टॉप ऑफ मॉल। आदमी
मॉल के टॉप को देख सकता है, वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ मॉल। समझ में आया? यानी कि ट्री का ये जो टॉप है, पेड़ का ये जो टॉप है मेरे भाई, पेड़ का ये जो टॉप है, आदमी और मॉल के टॉप को मिलाने वाली लाइन ऑफ साइट पे आ रहा है, लाइन ऑफ साइट पे आ रहा है इस तरीके से। समझ में आया सवाल की लैंग्वेज? सवाल की लैंग्वेज पढ़िए। आदमी मॉल से 1215 मीटर दूर था और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरीके से देखने में सक्षम था। सड़क से आदमी मॉल का ये टॉप है इस तरीके से देख सकता है कि एक पेड़ की चोटी जो उस आदमी और मॉल के बीच में है, बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि की कतार में थी। यानी कि मॉल और आदमी को मिलाने वाली जो लाइन है, मॉल और आदमी के टॉप को, मॉल के टॉप को और आदमी को मिलाने वाली जो लाइन ऑफ साइट है, पेड़ का जो टॉप है बिल्कुल इसी लाइन ऑफ साइट पे आ रहा है। समझ में? आप बोलोगे यस सर। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है आगे, और यह उससे 60 मीटर दूर है। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और यह पेड़ आदमी से 60 मीटर दूर है, पेड़ आदमी से 60 मीटर दूर है। आपसे पूछे मॉल कितना लंबा है, आपसे पूछा मॉल कितना लंबा है, मॉल की हाइट आपसे पूछिए। तो बेसिकली आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी लग जाएगी। सिमिलरिटी नहीं समझते तो ये जैसे एंगल थीटा है, तो दोनों ही ट्राइंगल में टेन थीटा सेम होना चाहिए। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप ये देखो मेरे भाई, ये अगर 60 मीटर है तो 60 का बटे 3 हो गया 20, 60 को 3 से भाग करके 20 आ गया। तो यहां भी 1215 को 3 से भाग करो, सेम रेशो होगा। 1215 को 3 से भाग करो, 405 मीटर। तो मॉल की हाइट 405 मीटर होगी। ये आंसर है सी ऑप्शन। सेम रेशियो है ना, मैंने इन दोनों का रेशियो सेम करी। ये रेशियो 1:3 है, 405 1215 का रेशियो भी 1:3 है। 1215 को 3 से डिवाइड करना था, 405। मुझे लगता है ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलूंगा। अब अगला टाइप, अगला टाइप है आपके सामने, टाइप नंबर, ये छठा सवाल है मेरे दोस्तों। एक ही क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप का, एक ही सवाल बताइएगा, एक ही सवाल करेंगे, बताओ जल्दी से। हरे राम। करो।
दो बिल्डिंग जिनकी हाइट 53 मीटर और 117 मीटर के टॉप के बीच की दूरी 136 मीटर है। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिल्डिंग बिटवीन द टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी क्या है। बहुत बढ़िया, देखिए मेरे भाई, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, जमीन। अब दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग 53 मीटर की है, एक बिल्डिंग 117 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये दो बिल्डिंग है और बोला इन दोनों बिल्डिंग के टॉप के बीच की दूरी। ये दोनों बिल्डिंग के टॉप हो गए, समझ पा रहे हैं, ये दोनों बिल्डिंग के टॉप हो गए। इस बिल्डिंग का टॉप है, इसका टॉप है। इन दोनों के बीच की दूरी 117 मीटर है और 136 मीटर है। ये दो बिल्डिंग है, एक की हाइट 53 मीटर 53 मीटर और दूसरे की हाइट 117 मीटर 117 मीटर, यही है, ये 53 मीटर। आपसे पूछा है दोनों बिल्डिंग के फुट के बीच की दूरी, यानी कि ये बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है, तो दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी तो ये देखी जाएगी ना, ये दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी ये बतानी है। समझ गए क्या आप? समझ गए? ठीक है ना। दो बिल्डिंग जिनकी हाइट 53 मीटर है, उनके टॉप के बीच की दूरी 136 मीटर है। दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस। तो ऐसे सवाल में क्या करना पड़ेगा बताओ, सोचो सोचो। यहां से एक सीधी लाइन खींचिए, आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, एग्जामिनर कोई हिंट नहीं देगा। यहां से सीधी रेखा खींची, इसके पैरेलल, ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? अब आप बताओ, ये अगर 53 मीटर है तो इसके जस्ट सामने ये भी 53 आएगा, ये 53 है तो इसके जस्ट सामने ये भी 53 आएगा। अब आप खुद सोचो कि भाई अगर ये 117 मीटर टोटल है, 53 है, तो कितना बचा? 117 में से 53 घटाओ, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 64 मीटर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल 136 मीटर है, 64 मीटर है, तो क्या ये लेंथ नहीं बता सकते आप? कैसे बताओगे भाई? आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, यानी कि ट्रिपलेट बन रहा होगा, ट्रिपलेट। भाई 90 डिग्री के सामने 136 है और ये 64 है, तीसरी साइड आपको बतानी है, तो आप इनका रेशियो ले लो। किससे कट रहा है? 8 से। 8 से 134 17 बार कट रहा है, 64 8 बार कट रहा है, यानी कि 8 15 17 ट्रिपलेट लग रहा है यहां पर। ये 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है, 8 15 17 का, बस ये 8 गुना है। 17 अट्ठे 136, 8 अट्ठे 64, 15 अट्ठे 120, यानी कि ये 120 मीटर आएगा ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट कैसे पता लगेगा? रेशियो, अनुपात लेकर। तो अगर 120 मीटर है तो ये 120 मीटर ही तो आएगा। 120 मीटर जो है दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी आ जाएगी। कर लेंगे, कर लेंगे। आगे अगला सवाल नंबर 7 और 8। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा, दो क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पर। नेक्स्ट टाइप आएगा मेरे भाई सीढ़ी वाला। हरिंदर, अगर सवाल में आदमी की कुछ हाइट ना बताई गई तो आदमी की हाइट 0 मानेंगे, 0। ठीक है ना। बिल्डिंग के सामने क्या ही आदमी की हाइट होती है भाई? A ladder is bent on the wall and makes an angle theta with the horizontal ground in such a way that cos theta is 5/13। एक सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है भाई, ये हो गया आपकी घर का आंगन, ये हो गया मेरे भाई दीवार, ये दीवार है, दीवार, ये दीवार है। अब समझिएगा, सवाल है एक सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है, तो ये होगी मेरे भाई, ऐसे समझिए सीढ़ी, ऐसे समझिए कि ये सीढ़ी है। तो ये जो सीढ़ी है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ऐसी लगाते हो आप सीढ़ी, ऐसी टिकाते हो फर्श पे और फिर दीवार पे टिका दी। और यह सीढ़ी जमीन के साथ क्षैतिज भूमि के साथ, क्षैतिज भूमि यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। थीटा एंगल इस प्रकार से बनाते हैं कि कॉस थीटा 5/13। आगे क्या बोला है? इफ द हाइट ऑफ टॉप ऑफ लेडर
फ्रॉम दी वॉल इज 18 मीटर। बोला है यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से मेरे भाई सीढ़ी के टॉप की जो ये हाइट है ये 18 मीटर कहेगी। कितनी कहेगी? 18 मीटर, 18 मीटर बोलेगी ये। तो आपसे पूछा दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। दीवार से सीढ़ी का बेस, सीढ़ी का बेस ही आ गया, ये सीढ़ी का फुट आ गया, इसकी दूरी आपको बतानी है। दीवार से सीढ़ी के फुट तक की ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है, कुछ नहीं है। कॉस थीटा 5/13 बोला है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। अगर एंगल थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, आपका बेस आएगा, बेस 5, हाइपोटेनस 13। ये हो गया ना कॉस थीटा 5/13। अब 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, यानी कि 12 आ जाएगा। 5 12 13 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से अब 12 किलो 18 मीटर दी आपको, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स 1.5 गुना। ठीक है जी। आपसे पूछी है दीवार से सीढ़ी के फुट तक के डिस्टेंस 5 यूनिट की वैल्यू, 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी, यानी कि 7.5 मीटर। 7.5 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन। ठीक है ना। सीढ़ी के टॉप की हाइट दी है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट एक और सवाल, 8वां बनाइए। एक और सवाल यह है, दीवार के सहारे, दीवार के सहारे एक सीढ़ी ऐसे टिकी है कि यह हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से थीटा इस प्रकार एंगल बनाती है कि कोसेक थीटा बराबर 37/35। दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड दिस इज दीवार। अब दीवार के सहारे मेरे भाई इस तरीके से सीढ़ी जो है टिकी हुई है, ये सीढ़ी आ गई। दीवार के सहारे आप ये समझिए सीढ़ी टिकी हुई है, और ये सीढ़ी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से आधार से थीटा एंगल बनाती है इस प्रकार। थीटा कौन बनाती है? कि कोसेक थीटा 37/35। अब कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए ये आपका हाइपोटीनस है 37, और ये 35 आपका परपेंडिकुलर है थीटा के सामने। ये 12 आ जाएगा कि 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, ये 12 आ जाएगा बेटा। 12 35 37 इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब बोला है इफ द फुट ऑफ लेडर इज 10.8 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। सीढ़ी का पैर दीवार से 10.8 मीटर दूरी पर है। दीवार है, ये सीढ़ी का फुट है, तो सीढ़ी का फुट दीवार से कितनी दूरी पर है? 10.8 मीटर। ये डिस्टेंस 10.8 मीटर दी है। 12 की वैल्यू 10.8 मीटर दी है, तो बोला है उस पॉइंट की हाइट क्या है जहां सीढ़ी का टॉप दीवार को छूता है। और द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ लेडर टचेस द वॉल। उस पॉइंट की हाइट बताओ जहां सीढ़ी का टॉप दीवार को छू रहा है। तो सीढ़ी का टॉप दीवार को यहां छू रहा है, तो आपको ये हाइट बतानी, ये हाइट कितनी है। अगर 12 की वैल्यू 10.8 मीटर है, 0.9 गुना 12 में 108, 0.9 गुना, तो यहां सीढ़ी का टॉप दीवार को छू रहा है, तो 35 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 0.9 गुना आएगा 27 और 4.5 31.5 मीटर। 31.5 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। समझे बात को? हो सकता है आपसे पेपर में ये ना पूछ के सीढ़ी की लंबाई पूछ ले, तो सीढ़ी की लंबाई आपको निकालने तो 37 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा। टाइप खत्म। अगला टाइप, अगला टाइप आ गया मेरे भाई, सिंपल राइट एंगल वाला। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल राइट एंगल वाला। करिए बच्चे, जल्दी करो। नहीं,
जी। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टावर इज 110√3 मीटर हाई। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर? भाई ये हो गया लेवल ग्राउंड और ये हो गया जी टावर। टावर है 110√3 मीटर ऊंचा। सवाल बोला जमीन पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी से टावर के टॉप का जो ये एलिवेशन एंगल है ये 30 डिग्री का है। टावर 110√3 मीटर ऊंचा है, तो बोला टावर के फुट से, ये टावर का फुट हो गया, फुट मतलब नीचे वाला, टॉप मतलब ऊंचा वाला, टावर के फुट से पॉइंट पी की दूरी ये बतानी है। ये 30 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। आपको पता है अगर 30 डिग्री के सामने 110√3 है, 30 डिग्री के सामने अगर 110√3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा। 110√3 की √3 में गुणा करेंगे तो 110 तिया 330 मीटर, तो 330 मीटर आ जाएगा। खेल खत्म। इतना ही करना था, इससे ज्यादा हम लोग क्यों करेंगे। सवाल नंबर है 10, ये बताइए। अरे ये कैसा कटा है भाई। सीएचएसएल मेंस 2023 का सवाल है, हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, कोई बात नहीं। ए पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द लेवल ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ 12 मीटर स्टील वायर टाइड टू इट्स टॉप एंड एफिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। देखो मेरे भाई ये है लेवल ग्राउंड और ये है मेरे भाई ए पोल। दिस इज ए पोल, ये पोल है। अब सवाल को जरा बड़े ध्यान से पढ़ेगा। एक पोल जो है ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है। एक पोल जो है ग्राउंड पर ऐसे वर्टिकली खड़ा है। क्यों खड़ा है वर्टिकली? विद द हेल्प ऑफ 12 मीटर स्टील वायर, क्योंकि 12 मीटर की स्टील वायर से बना है, टाइट टू स्टॉप, जो इसके टॉप से बंधी हुई है। तो भाई ये 12 मीटर की स्टील वायर है जो इस पोल के टॉप से बंधी हुई है टू द ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि जमीन पर ऐसे है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पोल है। अब पोल के टॉप से 12 मीटर की स्टील वायर ऐसे जमीन में गड़ी हुई है जिससे पोल सीधा खड़ा रहे। अब बात क्लियर हुई। स्टील वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये स्टील वायर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। पोल की हाइट आपसे पूछे, नहीं बताओगे। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, 2 की वैल्यू 12 मीटर। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 1 की वैल्यू 6 मीटर। तो पोल की हाइट 6 मीटर है। इतना सड़ा हुआ सवाल है और ये सीएचएसएल के मेंस में आया था, मेंस में, वो भी 2023 में। 6 मीटर देख पा रहे हैं। तो बेसिक ट्राइंगल क्वेश्चन, बेसिक ट्राइंगल क्वेश्चन ये बताइए। हॉरिजेंटल पर एक पॉइंट पी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 510 मीटर, देन 50% ऑफ हाइट ऑफ टावर। इस तरीके से बन जाएगा मेरे भाई, सॉरी, ऐसे। भाई ये है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है और ये आपका टावर है, ये टावर है। तो जमीन पर एक पॉइंट पी से टावर के टॉप का, टावर का टॉप है, जमीन पर एक पॉइंट पी से, जमीन पर एक पॉइंट पी है, वहां से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। बोला टावर के फुट से पॉइंट पी की दूरी, टावर का फुट हो गया, टावर के फुट से पॉइंट पी की दूरी 510 मीटर है। तो आपसे पूछा टावर की हाइट का 50%, 50% मतलब टावर की हाइट का आधा। नहीं कर सकते, टावर की हाइट ही तो निकालने, ये क्या आएगा 60 डिग्री। आप बताओ 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 510/√3 मीटर। 510 क्या होता है, 510 मतलब 170 तिया। अब 3 को जब आप √3 से भाग करेंगे, √3 से जब 3 को भाग करेंगे, √3 बाहर जाएगा, 170/√3 मीटर। ये आ गई टावर की हाइट। आपसे पूछा टावर की हाइट का 50% आधा, 170√3 का आधा, 170 का आधा 85√3। ये आंसर आ गया। समझ में आया भैया? ओके, नेक्स्ट 12।
अगला टाइप पतंग वाला। अगला टाइप है मेरे दोस्तों पतंग वाला सवाल, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट देखो, सेम यहां भी सिंगल ही डायग्राम बनेगा, बट लैंग्वेज होगी पतंग में। किसी पतंग की डोर की लंबाई 158 मीटर है और यह 36 हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की हाइट कितनी है? मान लीजिए कि डोर ढीली नहीं है, तो ये पतंग कैसे उड़ाते हैं? ये उड़ाते हैं भैया, यहां पे आप खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाओगे और ये डोरी खींच लोगे और डोरी से ये पतंग जो है बांध के आप उड़ा दोगे। ये पतंग उड़ रही है भैया मस्त। तो ये डोरी भी एकदम टाइट है, डोरी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। द स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 158 मीटर लॉन्ग। ये काइट की स्ट्रिंग है, ये 158 मीटर लॉन्ग है, 158 मीटर लॉन्ग है। तो आपसे पूछा व्हाट द हाइट ऑफ काइट, काइट की हाइट क्या है? ये काइट की हाइट है जो आपको निकालनी है, ये काइट की हाइट है ग्रीन लेंथ जो आपको निकालनी है ये। अब बताइए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने 158 है, 30 के सामने आएगा 158 का आधा, 158 का आधा 79 मीटर। तो 79 मीटर काइट की हाइट आ जाएगी, जमीन से बात खत्म। अब बताओ, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, बच्चे कहते हैं फिर भी टफ है यार, कैसे कवाड़ा बालक है जी। 13 ही बताइएगा, सवाल नंबर 13 करो। एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और यह हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर झुके हुए मांझे से जुड़ी हुई है। मांझे की अप्रोक्स हाइट कितनी है? तो भाई ऐसे हो गया, ये यहां पतंग उड़ रही है, 138 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, ये हाइट 138 मीटर है। अब आप मुझे बताओ, ये है 45 डिग्री का, तो मांझे की हाइट क्या आएगी? 90 डिग्री है, 45 के सामने 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 138 रूट 2 हो जाएगा। अब 138 रूट 2 करना है, 138 रूट 2। अब रूट 2 जो होता है, रूट 2 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414, 1.414। इससे आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 138 की 1.414 में मल्टीप्लाई करके आ रहा है 195, तो लगभग 195 मीटर के आसपास आ जाएगा, और कोई रास्ता है नहीं, मल्टीप्लाई ही करनी है, डी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट
रूट 2 की अप्रोक्स वैल्यू याद कर लीजिए, ये बताइएगा। ये तो हो गया, सवाल नंबर 12 तो हो गया, दोबारा आ गया क्या? 12, 13, अब मुझे बताइए 14। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का भी, इस टाइप का भी बताइए। 120 मीटर की हाइट पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, डोरी की लंबाई कितनी है? तो भाई आप यहां पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हो, ये उड़ रही है पतंग, ये मस्त पतंग उड़ रही है, डोरी से बंधी हुई है, 60 डिग्री का कोण बनाती है डोरी हॉरिजॉन्टल से। पतंग जो है 120 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, 120 मीटर की हाइट पर जो है जमीन से पतंग उड़ रही है, डोरी की लंबाई आपसे पूछे, नहीं कर सकते क्या? अगर 60 डिग्री के सामने 120 है तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा? देखो 60 डिग्री के सामने होता है √3, √3 यूनिट के लिए 120 मीटर है, तो 30 के सामने 1 यूनिट, एक की वैल्यू आएगी 120 बटे √3 यानी कि 40 √3 मीटर। आपसे पूछिए डोरी की लंबाई, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू, 90 के सामने आएगा, अगर 30 डिग्री के सामने 40 √3 है, 90 के सामने डबल आएगा 80 √3, 90 डिग्री के सामने डबल आएगा 80 √3 मीटर, यह आंसर है। खत्म। बताइए, आसान लगा ना? बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, उन्हें लगता है बहुत मुश्किल होगा, जबकि मुश्किल नहीं है। आज तो फिर भी मैंने बेसिक सवाल कराए हैं, कल जब सवालों का लेवल बढ़ेगा तो भी आपको आसान ही लगेगा, डुएबल ही लगेगा। बिना किसी फॉर्मूले के हम सारे सवालों को करेंगे, कुछ भी रटना नहीं है। बस पूरे चैप्टर में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला याद करने के लिए कहूंगा, ठीक है? इतना ही मेरे दोस्तों, कल करेंगे अब इसी टाइम। मजा आया? ठीक है ना? आप खुद से भी कर सकते हो मेरे भाई, अब ऐसी बात नहीं है आप खुद से नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज मैं देख लेता हूं कि हमने एप्लीकेशन पे इसका अलग से क्विज बनवाया है कि नहीं बनवाया है। टेस्ट रैंकिंग ऐप किसने डाउनलोड कर रखी है? कितने लोग हैं आप में से जो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन से टेस्ट लगाते हैं फ्री में? फ्री टेस्ट में आप जाइए मैथ बूस्टर में, तो यहां क्या हमने हाइट एंड डिस्टेंस का अलग से क्विज बनाया है हमारी टीम ने कि नहीं? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं बनाया है, तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी अलग से क्विज बनवा दूंगा एक। ठीक है जी, चलो। अगर अभी तक आप एप्लीकेशन से चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो क्यों नुकसान कर रहे हो? लगाओ भाई लगाओ। अच्छा ये बताओ, त्रिकोणमिति हमने पढ़ ली, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने जाके ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट लगा के देखे? 8 टेस्ट हैं, लगा के देखे किसी ने? डाउनलोड कर लीजिए और ये टेस्ट लगाओ भाई, ये जैसे सवाल है आप 99% क्वेश्चन कर पाओगे। बताइए, साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेक प्लस टेन 5 है, सेक थीटा पूछा है, बताओ। नहीं कर सकते? बिल्कुल पढ़ाया है। साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पर बेस्ड सवाल है, ये बिल्कुल कर सकते हो। एलिमिनेशन करना, एलिमिनेट करना है, ये सवाल भी कराया है, ये भी, ये तो मैंने बैच में सीधा ही कराया है, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन एक्स 3/10, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, क्यों नहीं कर सकते आप? पूरे टेस्ट लगाओ, अगर 8 टेस्ट लगे हुए तो लगाइए। ठीक है जी। अच्छा, इसी में हाइट एंड डिस्टेंस डाल रखा है इन लोगों ने बीच बीच में, हाइट एंड डिस्टेंस का इसी में डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर अलग से नहीं बनाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल इसी में है बीच बीच में। ओके, चलिए कल करेंगे।